मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज हम मार्क्स का राज्य का जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसे जानेंगे कि मार्क्स राज्य के बारे में क्या कहता है। वैसे तो मार्क्स ने राज्य के लिए स्पष्ट रूप से कभी कुछ नहीं लिखा है, राज्य सिद्धांत के बारे में अलग से स्पष्ट रूप में कुछ नहीं लिखा है, नहीं बताया है कि राज्य क्या है। फिर भी जहाँ जहाँ उनके सिद्धांत हैं, उनके जो विचार हैं, उनके माध्यम से पता चलता है कि वे राज्य के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। मिलीविंद के शब्दों में मार्क्स ने स्वयं कभी राज्य का क्रमबद्ध एवं व्यापक सिद्धांत देने का प्रयास नहीं किया है। ये सच है कि मार्क्सवादी सिद्धांत सामाजिक शास्त्र में साधारणतः उपेक्षित ही रहा है, किंतु आर्थिक विषयों पर मार्क्स की रचनाओं में राज्य का विवरण छिटका हुआ है। राज्य पर इनके विचार उनकी कुछ अन्य रचनाओं में भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ उनकी रचनाओं में राज्य से संबंधित कुछ विचार हमें देखने को मिलते हैं, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्क्स राज्य के बारे में क्या कहते हैं। राज्य की उत्पत्ति का कारण मार्क्स वर्ग विभेद मानते हैं। प्लेटो, अरस्तु और अनेक विचारकों का मत है कि राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ ही जुड़ी हुई है और उसके सद्विकास के लिए बनी हुई है। लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था, इसलिए ऐसा चल रहा था। बाद में दास व्यवस्था में या अन्य व्यवस्थाओं में जैसे जैसे वर्ग उत्पन्न होते गए, राज्य व्यवस्था अलग से होती गई और शोषण और शोषित दो वर्गों का विकास समाज में होता गया, ऐसा मार्क्स का मानना है। इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शासक वर्ग के समर्थक थे और यहीं से राज्य संस्था का जन्म होता है। उसका मानना है कि सेना, पुलिस, न्यायालय, कारागार आदि की व्यवस्था की गई थी, पर इन सब पर जो अधिकार था वो शासक वर्ग का था, खुद का अधिकार था। एंगल्स राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ ही मानते हैं तथा राज्य के आर्थिक वर्ग के हाथ में दूसरे आर्थिक वर्ग पर शोषण का हथियार बनाते हैं। मार्क्स स्वयं भी लिखते हैं कि राज्य संपत्तिशाली वर्ग का संगठन है जो संपत्तिहीन वर्ग से इसकी रक्षा करने का काम करता है। वे लिखते हैं कि राज्य आदिकाल से अस्तित्व में नहीं था, जैसे जैसे समाज का विकास होता गया और राज्य बनता गया। वे कहते हैं कि ऐसे समाज भी रहे हैं जो इसके बिना थे और उन्हें राज्य तथा राजसत्ता की कोई धारणा नहीं थी। राज्य को मार्क्स वर्ग शोषण का यंत्र मानते हैं। राज्य के उद्देश्य एवं स्वरूप के बारे में मार्क्स का विचार अन्य दार्शनिकों से काफ़ी अलग है, बिल्कुल भी अलग है। अपनी प्रारंभिक रचनाओं में उन्होंने हीगल्स के राज्य संबंधी विचारों की कटी आलोचना की। हीगल ये मानते थे कि राज्य नैतिकता है तथा समाज के सारे द्वंद्व खत्म कर देता है। मार्क्स ने इस विचार की कटु आलोचना करते हुए कहा कि राज्य व्यक्तिगत हितों से ऊपर रहकर सामान्य हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि निजी संपत्ति का सेवक है। राज्य पूरे समाज का एक पहलू है, समाज के नीचे हैं तथा राज्य निजी संपत्ति के हितों से जुड़ा हुआ है। मार्क्स ने राज्य के बारे में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि राज्य बिखरे हुए नागरिक समाज को संगठित नहीं करता है। यह एक राजनीतिक अंधविश्वास है कि राज्य सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करता है, बल्कि राज्य ऐसा नहीं करता है। मार्क्स की दृष्टि में, मार्क्स के अनुसार राज्य शासक वर्ग के हितों को सुरक्षित बनाए रखने का तथा अन्य वर्गों के शोषण करने का साधन या उपकरण मात्र है। मार्क्स का मानना है कि राज्य जो शासक वर्ग है उसे तो एक सुरक्षा देता है, सुरक्षित करता है, और जो दूसरा वर्ग है जो शोषित है उनको शोषण करने के लिए शासितों को अधिकार देता है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य पूंजीपतियों का संगठन है। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग का शोषण करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह अपनी संपत्ति एवं हितों की रक्षा की दृष्टि से कानूनों का निर्माण करता है। जितना ही अधिक वह उत्पादक शक्तियों को अपने हाथ में लेता है, उतना ही वह वास्तव में राष्ट्रीय पूंजीपति बनता जाता है और उतने ही अधिक नागरिकों का वह शोषण करता है।
साम्यवादी घोषणा पत्र से राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहा गया है। इस प्रकार राज्य के बारे में मार्क्स के इन विचारों को समझें तो स्पष्ट शब्दों में या संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स राज्य को केवल मात्र वर्ग शोषण का यंत्र मानता है। वह पूंजीपतियों के लिए इसे श्रेष्ठ मानता है और जो गरीब व्यक्ति हैं, जो शोषित वर्ग है, उसके लिए राज्य को श्रेष्ठ नहीं मानता है। राज्य वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति है। यह आधारभूत आर्थिक ढांचे अर्थात उत्पादन के साधनों पर उत्पादन के भौतिक साधनों के स्वामियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ ऊपरी ढांचा है, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, उन्हें सुरक्षित करता है। मार्क्स के अनुसार राज्य मानव जीवन के विकास का उत्तम साधन अथवा समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने वाला, उसके अधिकारों की रक्षा करने वाला, उनके कल्याण में संलग्न करने वाला संगठन नहीं है, बल्कि वह इसके विपरीत है। इसका उद्देश्य एक विशेष वर्ग की प्रभुता को बनाए रखना तथा अन्य वर्गों के शोषण की खुली छूट देना है, राज्य का काम है। पूंजीवाद के हितों की रक्षा के लिए राज्य न केवल पुलिस और सैनिक शक्ति रखता है, बल्कि राज्य की न्याय प्रणाली भी इसी काम में प्रयुक्त होती है। अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद का अंत अनिवार्य है और इसके बाद में सर्वहारा वर्ग जन्म लेगा और उसका अधिनायकवाद आएगा। क्रांति द्वारा पूंजीवादी वर्ग को नष्ट कर दिया जाएगा और सर्वहारा अर्थात श्रमजीवी का अधिनायक तत्व स्थापित हो जाएगा। वर्गहीन समाज की स्थापना में कुछ समय लगेगा और अंतरिम काल में सर्वहारा का शासन होगा। इस संक्रमण काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। वह कहता है कि ये जो समय लग रहा है इसको परिवर्तित करने में, सर्वहारा वर्ग को आने के अंदर, तो यह समय पूंजीवाद को खत्म करने में लगेगा, उसके अवशेषों को समाप्त करने में लगेगा। मार्क्स यह अति महत्वपूर्ण निष्कर्ष का क्लासिकीय सूत्र पेश करते हैं। एक पूरे संक्रमण काल की ऐतिहासिक आवश्यकता है और इस काल का राज्य सर्वहारा अधिनायक तत्व ही होना चाहिए। इसके बारे में साम्यवाद का निम्नलिखित कार्यक्रम होगा, ऐसा मार्क्स बताते हैं। उनका कहना है हर प्रकार की जमींदारी खत्म हो जाएगी, आय के साथ तेजी से बढ़ने वाला आयकर, सब प्रकार के उत्तराधिकार की समाप्ति, देश छोड़कर अन्य देशों में बसने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाएगा, जब्त कर ली जाएगी, संचार और परिवहन के साधनों का राज्यों के हाथों में केंद्रीकरण होगा, राज्य स्वामित्व वाले कारखानों और उत्पादन के साधनों का विस्तार तथा खेत और उद्योग का उचित समायोजन और नगरों तथा गांवों में आबादी का अधिक न्यायपूर्ण वितरण, निःशुल्क सार्वजनिक स्कूल शिक्षा और बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगेगी। मार्क्स इस सर्वहारा के अधिनायक तत्व को ही लोकतंत्र मानता था। सर्वहारा वर्ग को अपने आप को दलित वर्ग के नाते संगठित करता है और उसे शासक वर्ग की स्थिति तक उठाता है। राजनीतिक दल के रूप में गठित होकर राजनीतिक नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए सर्वहारा वर्ग को। मार्क्स के शब्दों में अब तक की सभी राज्य व्यवस्थाएं अल्पसंख्यकों की अथवा अल्पसंख्यकों के हित के लिए विद्यमान रही हैं। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व भारी बहुसंख्या की जागृत तथा स्वतंत्र व्यवस्था है और ये भारी बहुसंख्या के हितों के लिए है। तो इस प्रकार से मार्क्स कहता है कि राज्य अभी तक केवल मात्र पूंजीपतियों या संपत्ति वाले व्यक्तियों के हितों के लिए काम करता है और जब यह खत्म हो जाएगा, पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, तो इसके अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का जन्म होगा और वह समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से काम करेगा। आज हम राज्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं मार्क्स के द्वारा। कल हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे।